गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मनसा केमिस्ट्री पे मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9th का चैप्टर है और ये चैप्टर मैंने पहले भी अपने चैनल पे कराया हुआ है, बट पहले मैंने ये एक स्लाइड्स के थ्रू करवाया था और आज मैं आपको ये बोर्ड पे कराने लगी हूँ, क्योंकि बोर्ड पे हमें जो चीज़ समझ आती है ना, वो स्लाइड्स पे या एनिमेशन से कभी समझ नहीं आ सकती है। तो जब भी आपको अपनी स्टडी के लिए प्रेफर करना है तो हमेशा बोर्ड स्टडी को प्रेफर करें, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आए। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें क्या पता होना चाहिए, चैप्टर का नेम। चैप्टर हमें क्या बोल रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या होता है और सराउंडिंग क्या है। तो सराउंडिंग तो है आसपास, जो हमारे आसपास का माहौल है, हम उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। अब हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, मैटर क्या होता है। तो मैटर की जो डेफिनेशन है वो है anything which occupies space and has mass is called matter। ये तो होगी बुकिश डेफिनेशन कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी चीज़ कोई जगह ऑक्यूपाई करेगी या स्पेस कंज्यूम करेगी और उसके पास क्या होना चाहिए, उसका मास होना चाहिए, हम उसको कंसीडर कर देंगे मैटर। अब मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप मैटर किसको बोल सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, मैंने ये मार्कर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मार्कर के पास मास तो है, इसने इतनी जगह ऑक्यूपाई भी कर ली है। अब मुझे ये डस्टर इस जगह पे रखना है, इस जगह पे रखना है। या तो मैं इस मार्कर को हटाऊंगी तब जाके रख सकती हूँ, या फिर मुझे इसके ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जिसका क्या है मास है और वो जगह क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं मैटर। जैसे मैंने यहाँ पे ये डस्टर रख दिया, तो ये भी क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके पास भी क्या है, मास है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैटर। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास उसका मास और वॉल्यूम हो, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, मैटर। इनफैक्ट जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, वो भी किससे बना हुआ है, मैटर से। अब हम पढ़ेंगे कि मैटर है क्या। डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली कि कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस, उसको हम मैटर बोल देते हैं। बट अब हमने कहा कि सारा यूनिवर्स जो है वो भी क्या है, मैटर से बना है। तो मैटर को क्या है, क्या डेफिनेशन दी, तो साइंटिस्ट ने बोला कि कोई भी चीज़, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मटेरियल से बनी होती है, किसी भी मटेरियल जो उसको बनाने के लिए मटेरियल यूज़ किया होता है, उसको हम क्या नेम देते हैं, मैटर। साइंटिस्ट ने ये नेम उसको क्या दिया, मैटर को। जो भी चीज़ किसी भी मटेरियल से बनी होती है, अब हर एक चीज़ मटेरियल से बनी हुई, जैसे वुड से टेबल जो आपका वो वुड से बना हुआ है, ठीक है। ये मार्कर है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। तो वैसे ही क्या है, जिस मटेरियल से बनी होती है चीज़, उसको साइंटिस्ट ने नेम दे दिया मैटर। हमारे जो स्टार, मून, फूड, इनफैक्ट जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो भी क्या है, मैटर से बनी हुई है। तो इसीलिए एक बात कहेगी कि जो भी सारा यूनिवर्स है वो किससे बना गया है, मैटर से बनाया गया है। अब इसमें क्या है, जो पुराने इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने कहा है कि जो कोई मैटर है वो 5 एलिमेंट्स से बनता है, ठीक है। कौन से थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन 5 एलिमेंट्स से हमारा क्या बना है, मैटर बना है। क्या बना, हमारा मैटर बना है। तो इंडियन फिलोसफर ने इसको क्या नेम दिया था, पंच तत्व। क्या बोलते हैं इसको, पंच तत्व, ठीक है, पंच तत्व।
कि ये 5 तत्व को मिला के, 5 एलिमेंट्स को मिला के हमारा क्या बना है, मैटर, और उसी मैटर से सारा क्या बना हुआ है, यूनिवर्स बना हुआ है। ये तो हमारी पुरानी थ्योरी थी। बट फिर कौन आए, मॉडर्न आए। फिर मॉडर्न फिलोसफर ने क्या थ्योरी दी, उन्होंने मैटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको क्लासीफाइड करा। किसके अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी ली उन्होंने और एक केमिकल प्रॉपर्टी ली। फिजिकल और केमिकल के बेस पे मैटर को क्या कर दिया, उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया। जो पहले इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने तो पंचतंत्र तत्व के अकॉर्डिंग उसको डिफ्रेंशिएट क्लासीफाइड किया था। बट मॉडर्न ने क्या करा, उनको फिजिकल और केमिकल के बेस पे उनको अलग कर दिया। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिजिकल नेचर। मैंने यहाँ पे डायग्राम पहले बना ली ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो डायग्राम बनाने में। तो फर्स्ट जो फिजिकल नेचर वो कहता है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो भी मैटर है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो हम वो प्रूव कैसे करेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बीकर में क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ये जो राउंड राउंड सर्कल बनाए हैं मैंने वाटर मॉलिक्यूल बनाया ताकि आपको ईजीली क्या आ जाए, समझ आ जाए। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, सॉल्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इससे सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट डालने के बाद आप क्या करोगे, इसको स्टिर करोगे। क्या करोगे, स्टिर। उसको आपने क्या करना है, स्टिर करना है। तो अब आप क्या देखोगे कि जितना आपने वाटर स्टार्टिंग में लिया था, स्टिर करने के बाद भी वाटर का लेवल जो है वो बीकर के अंदर उतना ही है, वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। क्यों, वाई? अभी क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, क्यों? अगर हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया 1 स्पून, तो यहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा तो इंक्रीज़ होना चाहिए ना। थोड़ा सा तो इंक्रीज़ हो ताकि हमें पता लगे हमने कुछ ऐड किया है। बट वो ऐड क्यों नहीं हो पाता है, वो इसीलिए क्योंकि वाटर के अंदर क्या था, जब वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर क्या होते हैं, गैप होते हैं। उनकी जैसे खाली स्पेस है, यहाँ पे क्या है, थोड़ी थोड़ी खाली स्पेस होती है। तो जब आपने सॉल्ट को उसमें ऐड किया और उसके बाद स्टिर किया, तो जो खाली जगह थी, ये एम्प्टी स्पेस थी, वो क्या करा, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या करा, ऑक्यूपाई कर ली। उन्होंने वो जगह ऑक्यूपाई करी जो क्या बची हुई थी, खाली थी। उन्होंने वो जगह ऑक्यूपाई करी जो जगह ऑलरेडी खाली थी। तो उन्होंने उस जगह को फिल किया, जिस करके जो वाटर का लेवल है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि ये किसका बना है, मैटर। वाटर भी क्या था, एक मैटर था। ठीक है, अब वो उसमें कौन से वाटर मॉलिक्यूल क्या थे, प्रेजेंट थे। तो इससे हमें पता लगता है कि वाटर मैटर इज़ अ मेड अप ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने लगे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। आप उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ये आप कहो ना कि आपको वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे ही दिख जाएंगे आइज से, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वाटर के मॉलिक्यूल कभी भी ऐसे नहीं दिखेंगे। इसीलिए पार्टिकल्स भी क्या, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो आपको नेक्ड आइज से कभी नहीं दिख सकते हैं। हम इसको एक इमेजिनेशन लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाती हूँ कि पार्टिकल का साइज़ है वो कितना ज़्यादा स्मॉल है। 100 ml हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। इसमें हमने 2-3 ओके, जस्ट 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट के डालने हैं आपने। पोटाशियम पर मैग्नेट पिंक कलर का होता है, आपने लेबॉर्ट्री में देखा होगा। आपने सिर्फ 2-3 क्रिस्टल डालने हैं, किसके, पोटाशियम पर मैग्नेट के। तो पोटाशियम पिंक, डार्क पिंक होता है। आपने फिर क्या करना है, इस बीकर में 10 ml पोटाशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन निकाल के 90 ml सेकेंड बीकर में डालना है, जिसमें क्या है 90 ml क्या है, वाटर पर है। ताकि आप 10 डालोगे तो वो टोटल कितना हो जाएगा, फिर से 100 हो जाएगा। अब 90 वाटर है, 10 कितना हो गया, पोटाशियम पर मैग्नेट। अब इसमें से भी आपने 10 आउट कर देना है। इसमें से भी आपने क्या कर दिया, मिक्स करने के बाद 10 आउट कर देना।
फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड बीकर में भी 90 ml आपने वाटर लेना है और 10 ml आपने क्या लेना है, फिर जो सोल्यूशन आपने निकाला था वो आपने इसमें पुट कर देना है। तो ऐसे ही जब आप करते जाओगे तो जो पिंक कलर था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा और एंड में जब ये 6-7 बीकर में जाएगा तो जो पानी का रंग होगा वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, जो पिंक कलर है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और वाटर वैसे ही क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमने देखो 2-3 क्रिस्टल लिए थे, 2-3 क्रिस्टल कितने थोड़े होते हैं, बट उसने कलर चेंज होने में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। आपने जितनी बारी भी 10 निकाल के आगे वाटर में ऐड किया तो वो फर्दर क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है और फर्दर क्या होता रहा, डिवाइड होता रहा। फिर आपने 90 वाले में से भी निकाला जब, तो सेकंड कंटेनर में से, तो वहाँ भी क्या है, वो आगे जाके डिवाइड होता रहा। तो इससे हमें पता लगता है कि पार्टिकल का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। तो इस एक्टिविटी से आपको पता लगता है कि उसका जो कलर है वो डार्क से एकदम लाइट हो गया, बट अभी भी क्या है कि जो पार्टिकल है पोटाशियम पर मैग्नेट के, वो अभी भी लास्ट बीकर में क्या है, प्रेजेंट है, जो कि एकदम स्मॉल क्वांटिटी में पिंक कलर की शाइन कर रहा है, बट टोटल पिंक नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स की अमाउंट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। इस एक्टिविटी से आपको ये पता लगा कि जो पार्टिकल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो फिजिकल नेचर में आपने पढ़ा, एक तो इट इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड सेकंड आपने क्या पढ़ा, पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ वेरी स्मॉल। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। तो जो पहला करैक्टरिस्टिक हम पढ़ने लगे हैं वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, कि जो पार्टिकल्स है मैटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या है, स्पेस है। ये हमने पीछे एग्जांपल जो देखी थी कि जिसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास और हमने क्या करा था, उसमें सॉल्ट को ऐड किया था। तो मैंने क्या बताया था कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। जो ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे क्या आप कुछ ऐड करते हो तो वो यहाँ पे आके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने एक्टिविटी में शो कर ही दी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं सेकंड प्रॉपर्टी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इस सेकंड करैक्टरिस्टिक को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एनर्जी के बारे में बताती हूँ, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जनरेट होती है, कि कोई भी चीज़ क्या करेगी, मूव करेगी, तो उसमें क्या होएगी, एनर्जी क्या होगी, डेवलप होगी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, के से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट थ्रू इट्स मोशन, कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन के थ्रू एनर्जी गेन करेगी या एनर्जी डेवलप होगी, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो याद रखना, जो पार्टिकल्स का नेचर है वो क्या है, मूविंग नेचर का है। अगर वो मूविंग नेचर का है तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, फास्ट मूव करेंगे। आपको मैं एक ऐसे एग्जांपल देती हूँ, जब भी हमारी किचन में खाना बनता है, ठीक है, जब भी हमारी किचन में क्या होता है, खाना बनता है, तो हमें उसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। हम किसी भी रूम के कॉर्नर में बैठे होंगे तो हमें उसकी फ्रेगनेंस ज़रूर आती है। बट वही अगर खाना ठंडा हो
और वो फ्रिज में हो या किचन में पड़ा हो तो हमें उसकी फ्रेगनेंस नहीं आती है। क्यों? अभी क्वेश्चन आता है क्यों हमें हमेशा गर्म खाने की खुशबू आती है और ठंडे खाने की हमें खुशबू नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जो आपका खाना फ्रेश खाना होता है या गर्म खाना होता है उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के कारण वो आपको ईजिली क्या होते हैं, फ्रेगनेंट हो जाते हैं, आप उसको ईजिली स्मेल कर सकते हो। वही जो ठंडा खाना होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जिस करके जो पार्टिकल्स हैं वो ईजिली मूव नहीं कर पाते हैं और आपको उनकी फ्रेगनेंस भी नहीं आती है। वैसे एक इसका सेकंड क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो अनलिट अगर हम अनलिट कोई भी इंसेंस स्टिक लेते हैं तो हमें उसकी फ्रेगनेंस नहीं आती है, बट जब हम एक लिट इंसेंस लेते हैं तो हमें उसकी क्या आती है, फ्रेगनेंस आती है पूरे रूम में। तो रूम में आती है, तो उसका भी रीज़न यही है कि उसकी जब हम उसको लिट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसकी ज़्यादा हो जाती है, जिस करके क्या मॉलिक्यूल फास्ट मूव करते हैं और इजीली क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और वैसे ही अनलिट की क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ आपके ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिस करके पार्टिकल्स के मैटर आपको क्या दिखते हैं, एक दूसरे के साथ दिखते होते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। कभी भी आपने देखा होगा टैप वाटर को कट करके देखा कभी आपने? अगर हमारी जो टैप से जो वाटर आता है आप उसको यहाँ से कट करने की कोशिश करते हो, अगर आप उसको एक बारी फिंगर से कट ऐसे कर देते हो तो वो फिर भी क्या होता है, दोबारा फ्लो में आता है। ऐसे तो नहीं होता ना कि यहाँ से कट करने के बाद एक बारी अगर आपने ऐसे बीच से कट कर दिया पानी के फ्लो को तो वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी और ऊपर वाला वाटर ऊपर रह जाएगा और नीचे वाला वाटर नीचे आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना। वो वाटर क्या होता है, हमेशा आपको एक बारी कट करने के बाद फिर आपको फ्लो करता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वाटर्स के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब भी आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हो, कट करते हो, स्टीम को आप ऐसे स्टीम को कट करते हो तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगेन इसको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ और फिर से क्या बना लेते हैं, वाटर की स्ट्रीम बना लेते होते हैं। उसी तरह सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं ताकि उनकी क्या होती है, एक फिक्स्ड शेप होती है। ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और लिक्विड्स में क्या होती है, बॉन्डिंग थोड़ी सी लूज़ होती है जिस करके वो थोड़ा फ्लो कर पाते हैं, और गैसियस में तो बिल्कुल ही निग्लिजिबल बॉन्डिंग होती है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, जॉइन रहते हैं, ताकि उनको क्या मिल सके, स्ट्रेंथ मिल सके और वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर का मीन्स है जो आपका मैटर है वो कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो आपका मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता होता है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड है आपकी गैसेस। पर आज हम पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, फिर गैस के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा 2 स्टेट और भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है प्लाज्मा स्टेट एंड सेकंड वन है आपकी बॉस-आइंस्टाइन स्टेट। ठीक है, ये भी हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, तीनों स्टेट्स के बाद। तो जो पहले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो तीनों स्टेट्स हैं, इनके बीच में से क्वेश्चंस आते होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड के पास क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, प्रॉपर इनकी बाउंड्रीज होती है।
प्रॉपर क्या होती है, इनकी बाउंड्रीज होती हैं, और ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। अब हम इन तीनों को याद रखते हुए एक एक प्रॉपर्टी को फर्दर प्रूव करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट तो आपका यही हो गया कि दे हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। अगर डेफिनेट शेप है तो मतलब उसके पास क्या होंगे, प्रॉपर बाउंड्री है। अगर प्रॉपर बाउंड्री है तो वो क्या नेचर में रिजिड है। अब मैं आपको इसको सारा कुछ समझाऊंगी आराम से, बस आप अपना फोकस स्क्रीन पे रखें। डेफिनेट शेप, देखो किसी चीज़ की डेफिनेट शेप कब होगी, जब वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। और अब हार्ड कैसे होगी, जब उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में क्लोज होंगे। जब उसके मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, पास पास होंगे, और स्पेस बिल्कुल क्या होगी, कम होगी, निग्लिजिबल स्पेस होगी, तो हम वो चीज़ क्या होगी, एकदम हार्ड होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट शेप। अब डेफिनेट शेप क्यों होते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक, ठीक है। मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक। अगर क्लोजली पैक हैं, आपको दिख रहा है ना, एक दूसरे के साथ टच है, तो इसमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग क्या होगी, इनमें अट्रैक्शन होगी। तो आप कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था रिजिड। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये इजीली मूव नहीं कर सकती है, इजीली मूव नहीं कर सकती है। मैंने मूव लिख के क्रॉस लगाया, ये मत सोचना कि मैंने लिखा है मूव। तो रिजिड का मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकते, तो ये मूव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। अब जब सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास हैं, तो इसको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है, नॉट कंप्रेसिबल, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। देखो मैंने सिर्फ डेफिनेट शेप से स्टार्ट किया था, और उसी से मैंने लिंक अप करके आपको सारी प्रॉपर्टीज़ काउंट करवाई हैं कि डेफिनेट शेप थी, ओके। डेफिनेट शेप क्यों थी, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या थे, क्लोजली पैक। अब क्लोजली पैक हैं तो अट्रैक्शन कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो ये मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते तो कौन सा नेचर आ जाएगा, रिजिड। अब रिजिड है मतलब पास पास मॉलिक्यूल है, स्पेस जब है ही नहीं बीच में, तो ये कंप्रेस भी नहीं हो सकते हैं। अगर ये अब कंप्रेस नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, इनके पास डेफिनेट शेप होगी और इनका क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। अब डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक पर्टिकुलर लाइन में है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो अब ये कहीं मूव तो कर नहीं सकते हैं। तो जो इनमें मोशन होता है वो कौन सा होता है, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल अपनी ही जगह पे क्या करे, सिर्फ हिलजुल करे, मतलब यहाँ पे ही क्या करे, वो वाइब्रेट करे, इतने से एरिया में वो वाइब्रेट करे, तो हम उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन करके ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या थी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करके ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, इसलिए कौन सा मोशन आता है, वाइब्रेटरी मोशन आता है। और वाइब्रेटरी मोशन है तो क्या है, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। जब ये मूव ही नहीं कर सकते तो काइनेटिक एनर्जी भी कहाँ से होगी। अब नेक्स्ट आता है सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। इसको आप ऐसे भी याद रखना, मैं भी आपको इसके समझाऊंगी कि हाई डेंसिटी कैसे होती है। तो सॉलिड्स की क्या हाई डेंसिटी है, एंड अब हाई डेंसिटी है इसकी। सॉलिड हैव लीस्ट डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है मिक्सिंग कैपेसिटी, मिक्सिंग कैपेसिटी कि कौन सी चीज़ किसी में कितनी जल्दी क्या हो सकती है, मिक्स हो सकती है। बट डिफ्यूज़न में क्या, सॉलिड में क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, सारे पास पास है, तो स्पेस है नहीं, स्पेस नहीं है तो ये क्या है, किसी के साथ मिक्स क्यों होगा, ठीक है, तो ये मिक्स नहीं हो पाते हैं। सॉलिड की जो डिफ्यूज़न पावर है वो क्या है, लीस्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ हाई डेंसिटी का रीज़न क्या है। डेंसिटी का जो मतलब होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला लर्न कर लेना, आगे जाके काम आने वाला है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, कि किसी भी स्पेस के एक वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है, कितना मास प्रेजेंट। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, अगर बाय चांस यहाँ पे इतने से एरिया में, ये अगर 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, अगर इतने वॉल्यूम में आपका क्या पड़ा है यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि अब सॉलिड है, सॉलिड में क्या मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो इतनी स्पेस में क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसकी डेंसिटी क्या है, हाई। मास अपॉन वॉल्यूम, कि किसी वॉल्यूम के पार्ट पे कितना मास पड़ा है, ठीक है, किसी मैटर के पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कितने मॉलिक्यूल से कितने मास पड़ा है, उसको हम कहते हैं उसकी डेंसिटी। तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो कम से कम एक ही जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा मास होता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मैक्सिमम डेंसिटी। पर लिक्विड के केस में क्या होगा, बॉन्डिंग क्या होती है, लूज़ होती है, तो जहाँ पे यहाँ पे मास अगर 10 ग्राम ले लें, यहाँ कुछ भी ले लें, तो यहाँ पे कितना आ पाएगा, जस्ट 3 ग्राम ही आ सकेगा। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि इतने एरिया में क्या है, मास कम हो गया, तो इसका मतलब डेंसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। सेकेंड टॉपिक हम करने लगे हैं लिक्विड का। अब सबसे पहले लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे हम। लिक्विड में बॉन्डिंग, जो आपको मैं अब शो करवा देती हूँ, बॉन्डिंग कैसी होती है लिक्विड में। लिक्विड में बॉन्डिंग क्या होती है, थोड़ी सी लूज़ होती है, और इसमें क्या होते हैं, बीच में गैप होते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ बॉन्डिंग होती रेगुलर है, बट जो स्पेस है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब बॉन्डिंग लूज़ होने करके, एक तो क्या हो गई, लूज़ नॉट क्लोज पैक, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं नॉट क्लोज पैक्ड। अब क्लोज पैक नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं, ईजीली मूव कर सकते हैं, ओके, ईजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जो इनका नेचर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या होते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं। और सॉलिड की क्या थी बॉन्डिंग, सॉलिड की जो बॉन्डिंग थी वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, जिस करके क्या था, वो रिजिड नेचर के थे, और ये क्या है, फ्लूइड नेचर के, कि इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, क्लोज नॉट क्लोज पैक है, थोड़े दूर दूर है मॉलिक्यूल है, तो जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो भी क्या है, लेस है। सॉलिड में ज़्यादा थी, क्यों, क्योंकि वो पास पास थे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें क्या है, दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। अब सॉलिड में देखो, मैंने यहाँ पे स्पेस आपको शो करी है, अगर इसमें स्पेस है तो इसका मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इसको हम कंप्रेस इजीली कर सकते हैं। तो मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा इसकी कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। सॉलिड को आप बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते, बट इसको आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। अब ये मूव कर सकते हैं, तो इनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है सॉलिड के अकॉर्डिंग। अब क्या है, नेक्स्ट हम जो पढ़ने लगे हैं लेस डेंसिटी, ये मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इसकी डेंसिटी क्या है, लेस क्यों होती है, क्योंकि एक छोटे से वॉल्यूम में मास क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस करके डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेंसिटी का मतलब होता है कि एक वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना, मास होना। तो जब मॉलिक्यूल ही दूर दूर हैं तो मास कैसे ज़्यादा हो सकता है एक जगह पे, तो इसकी क्या होती है, लेस डेंसिटी होती है। अब जो लिक्विड्स की जो टेंडेंसी है डिफ्यूज़न की, डिफ्यूज़न का मतलब मैं फिर बोल रही हूँ, दो लिक्विड दो मैटर का क्या होना, मिक्स हो जाना, ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या है, मिक्सिंग पावर है, तो लिक्विड की मिक्सिंग पावर ज़्यादा होती है, तो आपको ही पता है। जैसे अगर आप मिल्क और वाटर को ऐड करते हो तो वो इजीली क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही मतलब सॉलिड की भी डिफ्यूज़न पावर होती है, बट लिक्विड से क्या है, कम है। अभी तक हमने सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं गैसेस के बारे में।
तो सबसे पहले गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। ये आपके गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनमें क्या है, एक तो क्या है, लूजली पैक है, ये लूजली पैक है। अब लूजली पैक है तो इसमें क्या हो जाएगी, लीस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। ये देखो मैं ना आपको लिंक करना सिखा रही हूँ क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न ना करनी पड़े, प्लीज़ डोंट क्रैम इट। आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रखनी है, उस स्ट्रक्चर से क्या वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी निकलती जा रही है। मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि आप एक ही चीज़ से कैसे प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लूजली पैक है, लूजली पैक करके क्या है, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लीस्ट है तो इसके पास कोई भी शेप नहीं होती है, ठीक है। इसके पास कोई भी शेप नहीं होती और ना ही इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है, अब लीस्ट इंटरमॉलिक्यूल फोर्स है तो मॉलिक्यूल्स कहीं भी जा सकते हैं, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, फ्लूइड फ्लो वाला। क्योंकि आपको पता है अगर आप कभी परफ्यूम लगाते हो तो उसकी जो फ्रेगनेंस होती है पूरे रूम में फैल जाती है, इसी करके ताकि उसमें क्यों तो क्योंकि उसमें क्या है, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और उसका नेचर कौन सा है, फ्लूइड। और गैसेस क्या है, हाई कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि क्या है, स्पेस ज़्यादा है। हम इसको प्रेशराइज करके इनमें क्या कर सकते हैं, इनको कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या, हाईली कंप्रेसिबल। अब इनकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, ये आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी आपको ये। एंड गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी, लीस्ट मतलब कि सॉलिड लिक्विड से भी क्या है, इसकी डेंसिटी कम है। क्योंकि आपको पता ही है, देखो अगर मैं यहीं से ले लूँ कि अगर मैं इतने वॉल्यूम में देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। मतलब आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आप देखो कि दूर दूर मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैप्चर हो सका है। अगर यही डायग्राम मैं सॉलिड की बनाऊँ तो एक इतने से एरिया में देखना कितने सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। देखो सेम मॉलिक्यूल अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं और यहाँ पे कम आ रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, लीस्ट हो गई, और इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो गई। और नेक्स्ट क्या है, हाईली रैपिडली डिफ्यूज़, रैपिडली डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ भी क्या थे, डिफ्यूज़न का भी क्या था कि मिक्सिंग होना, ठीक है। डिफ्यूज़न में भी क्या था, मिक्सिंग होना। अब गैस के पास देखो इतनी ज़्यादा स्पेस है बिटवीन द मॉलिक्यूल, अगर कोई भी मैं गैस इसके साथ मिक्स करूँ, कोई भी गैस में क्या करूँ, मिक्स करूँ, तो वो कहीं भी अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, जिससे वो क्या हो जाए, ईजिली मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। और गैसेस वाटर के साथ भी क्या हो जाती है, लिक्विड के साथ भी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। गैसेस क्या है, लिक्विड के साथ भी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल है जो एक्वेटिक लाइफ है हमारे एनिमल्स की, वो भी क्या है, वहाँ एक्वेटिक एनिमल्स कैसे लेते हैं सांस, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर के साथ क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, वाटर के साथ डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। और जो एक्वेटिक एनिमल है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, कौन सी लेते हैं, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। वो ब्रीथिंग कैसे लेते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, जो वाटर के साथ क्या होती है, मिक्स हो जाती है। वैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उसमें भी क्या होती है, गैसेस क्या होती है, डिज़ोल्व होती हैं। ये अब आपने पढ़ा था गैसेस की प्रॉपर्टी, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर हमने 3 अभी पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ा है, क्या ये चेंज हो सकती हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट्स चेंज कर सकता है। जो अभी आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा, क्या ये चेंज हो सकते हैं। सोचिए, जब तक आप ये सोच रहे हैं तब तक प्लीज़ उसमें थोड़ा टाइम निकाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
तो इसका आंसर है यस। तो इसका आंसर क्या है? यस। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो इसमें कौन से प्रोसेस लगेंगे? सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। अगर हम आइस लेते हैं, आइस को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड, वाटर में, सॉरी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। तो पहले आइस की कौन सी स्टेट थी? सॉलिड। वाटर की स्टेट कौन सी हो गई? लिक्विड। और उसको हम अगेन जब हीट करेंगे, अब हमने वाटर को भी हीट करा, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? वेपर्स में, जो कि कौन सी फॉर्म है? गैस। ठीक है, तो सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड आल्सो कन्वर्टेड इनटू गैसेस। तो ये स्टेट्स क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दी थी बताने के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ऐसी बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक ही है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो ये आपको ज़िंदगी भर भी ना समझ में आए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक बीकर में आइस ली। इस बीकर में मैंने आइस ली है। ठीक है, इसको अब मैं क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज़ करने, क्योंकि हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा कि जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो बॉन्डिंग है इसके बीच में से, वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। और जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ईजीली क्या कर पाएंगे? मूव कर पाएंगे। ठीक है, ईजीली क्या कर पाएंगे? मूव कर पाएंगे। जब इनके बीच में बॉन्डिंग ही नहीं रहेगी तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना एक वर्ड आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, एक छुपी हुई हीट। ठीक है, छुपी हुई हीट। जब क्या होता है कि आपके ये मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो ये क्या होते हैं? बॉन्डिंग ब्रेक होने के बाद एक टर्म ऐसी आती है कि आप इसको फिर भी हीट करते हो। आप इसको क्या करते हो? फिर भी हीट करते हो। बट वो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं होता। हीट देने के बाद भी वो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो पाता। तो उस समय क्या होता है? जो ये वाटर की जो बॉन्डिंग होती है वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। आई मीन टू से कि जब आपके यहाँ पे सॉलिड थी, ठीक है, सॉलिड था, आपने फिर क्या करा? उसकी सॉलिड में क्या हो गई? उसकी बॉन्ड ब्रेक हो गई। ठीक है, जिस टेम्परेचर में वो सॉलिड कम्प्लीटली लिक्विड में चेंज हो जाएगा उसको हम उसका क्या बोल देंगे? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब यहाँ भी लिक्विड होगा, यहाँ भी लिक्विड होगा, बट एक कंप्लीट पॉइंट ऐसा आएगा कि हम जब जो हीट दे रहे हैं वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, जो हम हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको मिल ही नहीं रही है। ठीक है, और वो आइस क्या हो जाए? सारी मेल्ट हो जाए, तो वो क्या कहते हैं? हम उसको मेल्टिंग पॉइंट। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमने जो हीट दी वो गई कहाँ? वो गई कहाँ? जब हमने हीट उसको दे दी, आप कह रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बट वो हीट गई तो गई कहाँ? तो उसी हीट को हमने क्या नेम दिया? लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट, जो कि कहाँ गई है? लिक्विड्स सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के पास गई है, जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल ने गेन करी बॉन्डिंग टूटने के बाद, और वो किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। आई होप आपको ये समझ आया हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत बारीक से आपको समझना पड़ता है। सिमिलरली जब हम लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं,
ठीक है, लिक्विड को हमने क्या करा, फर्दर हीट करा। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब लिक्विड्स की जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो हम उसको क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब अगेन वही क्वेश्चन है कि यहाँ भी क्या हुई, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करी बट क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो वो एनर्जी कहाँ गई। ठीक है, तो वो एनर्जी भी क्या है, वेपर्स में मॉलिक्यूल्स ने क्या करी, गेन करी, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में। उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट कंज्यूम हुई वाटर मॉलिक्यूल को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये था आपका टॉपिक, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम सेकंड कॉन्सेप्ट जो करेंगे, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना। तो जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई यूनिट, वो क्या है, केल्विन। बट हम बेसिकली सेल्सियस यूज़ करते हैं जो कि सही नहीं है। तो एक केल्विन में अगर आपको केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, आपको क्या करना है, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस के साथ 273 ऐड करना होता है। 273 आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर। अगर वाटर बॉयल होता है, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो अगर आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसके क्या साथ क्या लिखोगे, 273 ऐड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 373 केल्विन। तो दैट्स मीन जो वाटर है आपका 373 केल्विन पे क्या होता है, बॉयल होता है। वैसे ही अगर आप सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, केल्विन में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें से जो भी आपको दिया होगा उसमें से -273 करना है। ठीक है, केल्विन में से आपको क्या करना है, 273 को माइनस कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, सेल्सियस आ जाएगा। इसके टर्म पे न्यूमेरिकल आते हैं जो कि क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने ये ज़रूर कर लेना कॉन्सेप्ट। कुछ लिक्विड हमारे पास, कुछ सॉलिड हमारे पास ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, जहाँ पे सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर्स में, मतलब वो लिक्विड की फॉर्म में आता ही नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है कि हमने क्या करा, एक जार में हमने गैस ले ली, गैसेस के मॉलिक्यूल्स ले लिए, ऊपर से हमने एक पिस्टन लगा दिया ताकि हम उसको प्रेशराइज कर सकें, उसको कंप्रेस कर सकें। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, जैसे क्या करेंगे, आप इसको प्रेस करेंगे, जैसे मैंने इसको प्रेस करा, थोड़ी सी फोर्स लगाई, ठीक है, अब इसने डिस्टेंस कितना कवर अप कर लिया, पहले यहाँ पे था, इतनी मैंने इसको फोर्स लगाई, तो ये सब मॉलिक्यूल सब क्या आ गए, एक साइड पे आ गए। जो पहले गैस की फॉर्म में थे अब वो किसकी फॉर्म में आ गए, लिक्विड की फॉर्म में आ, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या आ गए, पास आ गए और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए और इनके बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। अगर मैं और फोर्स लगाती हूँ, अगर मैंने क्या करा, नेक्स्ट मैंने और फोर्स लगाई है, पिस्टन मेरा और नीचे हो गया और मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। तो ये था हमारा इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर से भी हम गैस को लिक्विड में और लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इवेपोरेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, कि वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड क्या होता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर में। कोई इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं चाहिए कि इवेपोरेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी, जैसे वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद वो वेपर्स पे कन्वर्ट होता है। बट इवेपोरेशन के लिए ऐसे कोई टेम्परेचर कंडीशन नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी अगर टेम्परेचर है तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा।
लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स कॉल्ड द इवेपोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, अभी हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन क्या होती है, अब उसके फैक्टर्स पढ़ने हैं कि इवेपोरेशन को कौन कौन इफेक्ट करता है। सबसे पहले सरफेस एरिया, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ है विंड स्पीड। इन चारों फैक्टर्स से आपके क्या अराइज होने हैं, क्वेश्चंस अराइज होने हैं जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। 100% इन चारों टॉपिक में से फैक्टर में से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट से, मतलब एग्ज़ाम में इवेपोरेशन का एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया इवेपोरेशन को कैसे इफ़ेक्ट करता है। सरफेस एरिया, अब देखो अगर हम चाय को किसी लार्ज सरफेस एरिया वाले बर्तन में लेते हैं और एक लेते हैं स्मॉल सरफेस एरिया वाले मग में, ठीक है, सॉसर में ले लो या फिर कप में ले लो। अब देखो अगर आप इसमें कोई भी गर्म चीज़ लेते हो तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल ऐसे फैल जाएंगे पूरे बाउल में, और इसमें क्या फैलेंगे, ऐसे नीचे नीचे को, राइट। अब क्या है, अब इसको जब ठंडा होना है, इवेपोरेट होना है, तो यहाँ पे देखो हर एक मॉलिक्यूल क्या होगा, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स देखो एक टाइम पे क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए, ऊपर को आ गए। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो ऊपरली सरफेस के मॉलिक्यूल है वही इवेपोरेट हो पाएंगे, ये वाले इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जब भी हम कोई गर्म चीज़ खुले बर्तन में लेते हैं तो वो इजीली क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, इजीली क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। बट अगर वही हम चीज़ किसी छोटे बर्तन में ले, ठीक है, जिसका मतलब कि ऊपर से इवेपोरेट के लिए स्पेस कम हो, तो उसमें वो चीज़ क्या रहती है, गर्म की गर्म रहती है, वो ठंडी नहीं होती। इसीलिए अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था हमारा टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्यों कि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल के बीच की जब बॉन्डिंग ही टूट गई तो वो फ्री हो गए इवेपोरेट होने के लिए, तो वो क्या होंगे, इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे सराउंडिंग में, उनको उतने ज़्यादा क्या होंगे, वो इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से इवेपोरेशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, कि एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट होना, कि जैसे आपका ये सराउंडिंग है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी क्या पड़े हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने क्या रखा, एक लिक्विड रख दिया इवेपोरेट होने के लिए यहाँ पे। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही क्या होगा कि इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ये जब मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होने जाएंगे तो ये वाले मॉलिक्यूल्स जो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, उनको रिपेल करेंगे, उनको क्या करेंगे, उनको रिपेल करेंगे। तो उसके कारण ये क्या है, इवेपोरेट ही नहीं हो पाएंगे, इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस अक्कर ही नहीं होगा। इसीलिए ह्यूमिडिटी के इंक्रीज़ होने से इवेपोरेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इवेपोरेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज़। ये वाला फैक्टर याद रखना क्योंकि इसी में डिक्रीज़ हो रहा है बस, और बाकी सब में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है विंड स्पीड। विंड स्पीड, तो जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इवेपोरेट होंगे, उतने ज़्यादा क्या होंगे, मॉलिक्यूल एयर में आएंगे और वो उतनी इजीली क्या होंगे, एयर में हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगे और उतनी जल्दी क्या होगी, इवेपोरेशन के प्रोसेस अक्कर होगा। तो ये आपने फैक्टर पढ़े, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि जब भी कभी ज़्यादा विंड चलती है, तूफ़ान आता है या हवा तेज़ चल रही होती है, हमारे कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, ठीक है। बट एक जब ह्यूमिडिटी होती है या मॉइस्चर होता है तो हमारे कपड़े क्यों नहीं सूख पाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको प्लीज़ पढ़ लेना अच्छे से
बुक फॉलो ज़रूर करनी है आपने। ये नहीं है कि वीडियो देख ली तो हो गया, एक बार इस चैप्टर को बुक से आपने ज़रूर पढ़ना है। अब हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं, दैट्स अ प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन स्टेट। नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं लास्ट टॉपिक है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, जिसको नेक्स्ट स्टेट्स कंसीडर किया गया था। इट स्टेट दैट इन दिस स्टेट पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैस, कि प्लाज्मा स्टेट में जो गैस होती है वो आयोनाइज स्टेट में पड़ी होती है, मतलब उसके आयंस बने होते हैं। उसको नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने लगे हैं प्लाज्मा। इन दिस स्टेट पार्टिकल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैस, कि प्लाज्मा स्टेट में जो गैस होती है वो आयोनाइज स्टेट में होती है। ओके, इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो जिस स्टेट में गैस आयोनाइज फॉर्म में पड़ी होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। नियॉन साइन बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब इसकी एग्जाम्पल है। इन ट्यूब्स में और बल्ब में क्या होता है, जो जैसे नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस प्रेजेंट होती है आयंस की फॉर्म में। जब इन आयंस से जब भी इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो ये क्या करते हैं, ग्लो करते होते हैं। ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, जिसको हम क्या नेम दे दिया हमने, प्लाज्मा। कि प्लाज्मा के करके ये जो नियॉन बल्ब है वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। और प्लाज्मा क्या है, एक स्टेट है जिसमें गैस के आयंस रहते हैं या गैस के आयंस प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा स्टेट के साथ यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।